ये देखो, ये देखो, इसको देखो, ये है मेरी ऑफलाइन स्टूडेंट जो खर्राटे ले रही थी बीच बीच में ही। क्यों गोगो, पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है? ये देखो, फिर से उबासी, फिर से उबासी। बाकी लोग तो बोर नहीं हो रहे हो? हेलो बोल, हेलो बोल, हेलो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पब्लिक विद ऑफ ह्यूमैनिटीज। जैसे हम 11th क्लास की एनसीईआरटी पॉलिटी कर रहे थे, सेकंड चैप्टर कर थे राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये चैप्टर का नाम भले ही राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, पर इस चैप्टर में फंडामेंटल राइट्स, फिर डीपीएसपी, फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ और फिर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी गिवन है। तो अभी हमने सारे फंडामेंटल राइट्स कर चुके हैं, आप याद करो। अगर आपको याद नहीं है, प्लीज़ जाओ फंडामेंटल राइट्स को रिवाइज करो, वीडियो सारे अपलोडेड है, वहाँ पर आप देख के आओ। नाउ वी विल डिस्कस डीपीएसपी। अब जैसे कि फंडामेंटल राइट्स में अगर तुमको याद होगा कि ये मेंशन थे पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन थे। टोटल पार्ट्स कितने हैं ये मैंने डिस्कस किया था, आप बताओ मुझे। 22 पार्ट्स है, 25 पार्ट्स है, कमेंट में बताइए। ठीक है, अब ये पार्ट 3 में मेंशन है, पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स मेंशन है। तो पार्ट 4 में क्या मेंशन है? पार्ट 4 टॉक्स अबाउट डीपीएसपी। डीपीएसपी मतलब होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अभी हम इसको एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब देखो, नाम से आपको समझ में आएगा, मैं आपको समझाती हूँ। दीज आर द प्रिंसिपल्स विच आर टू बी फॉलोड बाय द स्टेट while making the policies, and these principles are given as a direction from the Indian Constitution। ठीक है, ठीक है, डायरेक्शन दिया गया है एक कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से, कि ये जो प्रिंसिपल्स है वो आपको ध्यान में रख कर ही अपने स्टेट की पॉलिसीज बनानी है। क्यों? फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सिटीजन्स, फॉर द बेटरमेंट ऑफ सिटीजन्स। ठीक है, तो जैसा अभी मैंने कहा, ये पार्ट 4 में मेंशन्ड है। अब आपको याद होगा कि फंडामेंटल राइट्स जो थे वो आर्टिकल 12 to 35। ठीक है, आर्टिकल 12 to 35 डील्स विद फंडामेंटल राइट्स। सो आर्टिकल 36 to 51 डील्स विद डीपीएसपी। विल डिस्कस आर्टिकल 36 to 51। देखो, अब ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि आपके जो बुक में है वो डीपीएसपी के सारे आर्टिकल्स एकदम डिटेल में नहीं दिए गए हैं। जैसे कि एक को समझाया नहीं गया, जैसे हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़े थे ना, कि 36 12th में क्या है, 14 में क्या है, 15 में क्या है, 16 में क्या है, ऐसे यहाँ पे सारे आर्टिकल्स नहीं पढ़ेंगे 36 to 51 में। यहाँ पे सिर्फ एक बेसिक ओवरव्यू लेंगे कि डीपीएसपी होता क्या है, इसकी कैटेगरीज कितनी हैं, ये जस्टिसेबल होते हैं या नहीं होते। तो अब आप मुझे बताओ कि फंडामेंटल राइट्स कैसे थे। अब क्या मैं ही बोल देती हूँ, आप तो क्या ही रिप्लाई करोगे। तो फंडामेंटल राइट्स वर जस्टिसेबल इन नेचर। ठीक है, जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल इन नेचर। जस्टिसेबल मतलब क्या होता है कि इनका इम्प्लीमेंटेशन कौन कराता है? दीज आर प्रोटेक्टेड एंड गारंटीड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो डीपीएसपी है, दीज आर नॉन जस्टिसेबल इन नेचर। नॉन जस्टिसेबल मतलब क्या होता है कि अगर कोई इन प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करता है तो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि जो अपन ने बनाया था यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कोई भी ऐसे डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंच जाएगा कि देखो ये डीपीएसपी को फॉलो नहीं किया गया है। दीज आर ओनली डायरेक्शंस, नॉट राइट्स और नॉट कंपल्शंस टू द स्टेट गवर्नमेंट और द इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, ये बस ऐसे प्रिंसिपल्स से उनका ध्यान में रखेंगे तो अच्छी चीज़ होगी। तो ये बिल्कुल याद रखना कि नॉन जस्टिसेबल है। पार्ट 4 में है, आर्टिकल 36 to 51 डील्स विद डीपीएसपी। और एक और चीज़ कि ये जो डीपीएसपी का, अब देखो मैंने जैसे बताया था फंडामेंटल राइट्स जो थे वो बिल ऑफ राइट्स, यूएस के बिल ऑफ राइट्स से लिए गए थे। हमने कुछ आइडियाज अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। तो ऐसे ही जो डीपीएसपी है वो कहाँ से लिया गया है? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, अब याद रखो कि मैंने आपको बताया था कि जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो था, आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो था, उसको बी आर अम्बेडकर ने कहा था हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसे ही डीपीएसपी को भी बी आर अम्बेडकर ने कुछ कहा है। उन्होंने कहा है नॉवल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। याद रखना कि ये जो स्टेटमेंट है वो बी आर अम्बेडकर ने दिया था। किस चीज़ के लिए? डीपीएसपी के लिए दिया था। डीपीएसपी बी आर अम्बेडकर। ठीक है, तो ये आपको एक बेसिक चीज़ें पता चल गई डीपीएसपी के बारे में। अब डीपीएसपी याद रखना कि डीपीएसपी टोटल 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। तो वो कैटेगरीज हम देख लेते हैं, वो कैटेगरीज इंपॉर्टेंट है। देखो 36 to 51 में बहुत सारे आर्टिकल्स हैं।
आपको अभी 11th क्लास में एज मैं कहूँ तो वो नहीं है। बाकी इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स और फॉर एनी नेशनल लेवल एग्जाम्स, सो यू हैव टू लर्न ऑल ऑफ दोज। तो डीपीएसपी आ जाता है। डीपीएसपी को 36 to 51 देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लाइन वाइज सीक्वेंस में नहीं है कि समझ लो 36 से 40 जो है वो एक कैटेगरी है, फिर सेकंड कैटेगरी है, ऐसे लाइन वाइज नहीं है, ये सब शफल्ड है। तो आपको बता रही हूँ मैं डीपीएसपी। देखो फर्स्ट नंबर पे आएगा हमारा सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स, ठीक है, बताते एक एक करके डिस्कस करते हैं। फिर आएगा गांधीयन प्रिंसिपल्स, और फिर आएगा हमारा लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स, ठीक है। अभी 3 कैटेगरी में डीपीएसपी डिवाइडेड है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि 36 to 51 को एकदम ऐसे बांट दिया कि 36 to 40 एक कैटेगरी है, फिर 40 to 50 एक कैटेगरी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे मतलब अलग अलग इसमें ही दे रखा है। सोशलिस्ट प्रिंसिपल, आप देखो सोशलिज्म क्या होता है, देयर प्रायोरिटी इज ऑफ सोसाइटल बेनिफिट और सोसाइटल वेलफेयर, ठीक है। तो यहाँ पे जो बेनिफिट रहता है वो ये रहता है कि सोसाइटी का अच्छे से वेलफेयर हो, उनके फोकस की बात करी जाती है। यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसे नहीं होता कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कुछ इनका मोटिव है या फिर अर्निंग मनी कुछ मोटिव है, बस इनका मोटिव है कि पूरी सोसाइटी अच्छे से रहे, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। तो इस प्रिंसिपल्स में वो चीज़ें हैं जो वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी से डील करेगी। जैसे आपको पता होगा मैटरनिटी लीव। मैटरनिटी लीव क्या होती है, व्हेन अ वुमन इज प्रेग्नेंट सो शी मस्ट बी गिवन सम लीव टू टेक रेस्ट, तो उसे कहते हैं मैटरनिटी लीव। तो ये मैटरनिटी लीव हर जगह, हर ऑफिस में, हर कॉर्पोरेट ब्रांच में, हर जगह, हर ऑर्गेनाइजेशन में दी जाती है। तो ये मैटरनिटी लीव से जो रिलेटेड जो फीचर था वो आर्टिकल नंबर 42 में था। ये आर्टिकल 42 डील्स विद मैटरनिटी लीव, तो सोशलिस्ट प्रिंसिपल आ गया। अब देखो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, आर्टिकल 39। अब इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क मतलब क्या होता है कि ऐसे बहुत जगह होता है कि सेम काम कर रहे हैं, लड़का लड़की दोनों ही सेम काम कर रहे हैं, पर जो लड़का है उसको ज्यादा अमाउंट मिल रहा है लड़की के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि जस्ट बिकॉज शी इज अ वुमेन। तो यहाँ पे ये चीज़ आ गई कि अगर दोनों सेम काम कर रहे हैं तो दोनों का अमाउंट भी उस चीज़ के लिए सेम मिलना चाहिए, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। तो ऐसे सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स की बात थी, तो ये यहाँ पे डिस्कस करी गई है। अब हम आते हैं अपने गांधीयन प्रिंसिपल्स पे। तो गांधीयन आपसे समझ में आ रहा है कि महात्मा गांधी क्या आइडियल्स से रिलेटेड है। तो महात्मा गांधी कैसे कैसे चाहते थे, कॉटेज पे फोकस, ठीक है, कॉटेज इंडस्ट्रीज का सेटअप हो, या फिर पंचायत, विलेज पंचायत का फोकस हो। जैसे कि ये मेंशन है आर्टिकल 40 में विलेज पंचायत। ये चाहते थे कि बिल्कुल भी इंटॉक्सिकेटिंग जो ड्रिंक्स है, जो ड्रग्स है, उनका यूज नहीं हो। तो आर्टिकल 47 में वो मेंशन है कि ड्रग्स और ड्रिंक्स का यूज ना हो। तो ऐसे जो प्रिंसिपल्स हैं जो गवर्नमेंट को ध्यान रखना है वो गांधीयन प्रिंसिपल्स में है। अब वहीं लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल की बात आ जाएगी, तो यहाँ पे थोड़ी सोचने समझने वाली चीज़ों की बात आ जाएगी। तो इसमें क्या कहा गया है, जैसे कि आर्टिकल 51 क्या डील करता है, इंटरनेशनल पीस से रिलेटेड, इंटरनेशनल पीस, ठीक है। ऐसे ही जो आर्टिकल से सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी, आर्टिकल 50 डील्स विद सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव जुडिशरी। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो ये आर्टिकल 44 में मेंशन्ड है, ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब क्या कि हर चीज़, हर इंसान के लिए यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है, हम यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं, तो इसका ये मतलब होता है कि तुम भले ही गरीब घर से हो, अमीर घर से हो, कोई से भी रिलीजन के हो, कोई से भी कास्ट के हो, पर तुम सभी एक हो, तुम सभी एक यूनिफॉर्म पहने हो। तो यहाँ पे भी यूनिफॉर्म सिविल कोड में कहा गया है कि जो भी तुम्हारा कोड है, जो भी अपने लॉज इंप्लीमेंट होते हैं पूरे कंट्री में, तो वो सभी के लिए सेम टू सेम अप्लाई होने चाहिए। तो ये थे हमारे सारे डीपीएसपी, हमने सारे डीपीएसपी डिस्कस कर लिए हैं।